हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीपीएससी पीजीटी मैथ्स के लिए प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन। ये इस सीरीज का 13वां वीडियो होगा। इसके पहले 42 प्रॉब्लम्स बताए जा चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 43 से शुरुआत करते हैं। और आज के क्वेश्चंस में से जो टॉपिक हम सेलेक्ट किए हैं वो है प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो TRE 1 में पूछा गया था, उनका सवाल का डिस्कशन आज हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के रूप में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए, क्वेश्चन कहता है कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। यदि यह ज्ञात हो कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों के लड़का होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। A family has 2 child and it is known that at least one of them is boy. Then what is the probability that both are boys? ऑप्शन आपका दिया हुआ है A, B, C, D में है मोर देन 1, E में है नन। तो ये सवाल आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। तो पहले आप थोड़ा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट देखिए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है एक इवेंट अगर पहले हो चुका है तो दूसरा के होने की प्रोबेबिलिटी। इसको लिखते हैं PA/B से, और इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। PA/B का मतलब हो गया B के हो जाने पर A की प्रोबेबिलिटी। अब सवाल देखिए, सवाल में कह रहा था कि एक परिवार में 2 बच्चे हैं। ये यहाँ से, तो पहले यहाँ से पकड़िए, 2 बच्चे हैं तो यहाँ से सैंपल स्पेस क्या होगा। तो पहले आप सैंपल स्पेस पकड़िए। सैंपल स्पेस का मतलब 2 बच्चा है, तो ये हो सकता है कि दोनों बॉय हो, ये हो सकता है कि दोनों गर्ल हो, ये हो सकता है कि पहला बॉय और दूसरा गर्ल हो, ये हो सकता है कि पहला गर्ल और दूसरा बॉय हो। यानी 2 बच्चा के लिए टोटल संभावित केस यही हो सकता है, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बराबर हो गया 4। अब ध्यान दीजिएगा, जो पहले ऑलरेडी हो चुका है उसको नीचे लिखते हैं B में, और जिसका प्रोबेबिलिटी निकालना है उसको लिखते हैं A से। देखिए क्या कहता है, कह रहा है यदि यह ज्ञात है कि बच्चों में से कम एक बच्चा लड़का है, यानी इसको हम मानेंगे B। तो कह रहा है दोनों बच्चों के लड़का होने की प्रोबेबिलिटी, यानी 2 घटना यहाँ हम मानते हैं। एक घटना मानते हैं B, क्या कि 1 चाइल्ड इज बॉय, एक जो बच्चा है वो बॉय है, वो लड़का है, 1 चाइल्ड इज बॉय। तो इसके केस में कौन कौन आ जाएगा, इसमें 1 चाइल्ड इज बॉय। तो इस चारों में से चुनिए कि एगो बॉय होना चाहिए। तो एगो बॉय वाला केस कौन कौन है, ये देखिए, एगो बॉय इसमें है। ये और बात है कि दोनों बॉय है, जी खत्म हो गया, BG होगा, एक बॉय तो है, GB ये भी हो गया, यानी NB बराबर हो गया 3, NB इज इक्वल्स टू 3। और A कह रहे हैं कि घटना कि बोथ चाइल्ड आर बॉय, बोथ चाइल्ड आर बॉय, दोनों के दोनों बॉय है। तो A वाले सेट में कौन कौन हो जाएगा, एक एगो केस है BB, यानी NA बराबर हो गया 1। अब हम देख लेते हैं A इंटरसेक्शन B, यानी दोनों में कॉमन कौन कौन हो गया, A और B में। तो A और B में कॉमन हो गया खाली B और B, यानी NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू हो गया 1। अब हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। इसका मतलब होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NS, और नीचे हो जाएगा NB/NS। तो NS से NS कट जाएगा, बच जाएगा NA इंटरसेक्शन B डिवाइडेड बाय NB। तो NA इंटरसेक्शन B कितना था, 1 था, और NB कितना था, 3 था। तो इस सवाल का जवाब हो गया 1/3, 1/3।
देखिए ऑप्शन कहाँ है, 1/3, ये ऑप्शन आपका बी है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ही अच्छा सवाल, ध्यान दे दीजिएगा। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, कह रहा द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन ए लीप ईयर इज, इस सब का तो आंसर याद रहना चाहिए, 2/7। बताते हैं आपको हम इसको डिटेल में, जरा ढंग से इसको देखिए, इसके सॉल्यूशन को। सवाल कर रहा है कि किसी लीप ईयर में 53 संडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। लीप ईयर में 53 संडे, देखिए आपका सवाल यही था कि किसी लीप ईयर में 53 संडे हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो आप ये बात ध्यान दीजिए कि प्रोबेबिलिटी हमेशा अनसर्टेनिटी के साथ होता है, श्योरिटी के साथ नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी श्योरिटी के साथ नहीं होता है, यानी जहाँ पर श्योर हो जाए वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का घटना नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी श्योरिटी के साथ नहीं होता है। अब आप ये देखिए कि लीप ईयर में होता है कितना दिन, ऑर्डिनरी ईयर में होता है 365 दिन, लेकिन लीप ईयर में होता है 366 दिन, एक दिन बढ़ जाता है। तो लीप ईयर में हो जाएगा 366 डेज, और 1 डे मतलब संडे, 1 डे होता है संडे प्रत्येक वीक में, और एक वीक में होता है 7 दिन। इसका मतलब 366 डेज को अगर आप कन्वर्ट कर दीजिए वीक में, तो ये हो जाएगा 52 वीक प्लस 2 डेज। समझ में आई बात, 52 वीक्स प्लस 2 डेज, एंड ईच वीक हैज 1 संडे। इसका मतलब ये हुआ कि 52 संडे तो श्योर होगा, यानी यहाँ पर प्रोबेबिलिटी लागू ही नहीं होगी। ऑर्डिनरी ईयर हो या लीप ईयर हो, 52 संडेज तो होगा ही होगा। तो 52 संडेज की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, तो बच गया एक संडे। तो एक संडे पर प्रोबेबिलिटी की कहानी होगी। और उसी प्रकार से 52 वीक्स मतलब 364 डेज पर कोई प्रोबेबिलिटी का केस नहीं होगा। 364 डेज का कहानी समाप्त हो गया, तो हमारे पास बचा कितना डेज, 2 डेज बचा। यही 2 दिन में एक दिन रविवार पड़ जाए, संडे हो जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसी पर प्रॉब्लम है। तब यहाँ पर आप सबसे पहले सैंपल स्पेस पर चलिए। तो 2 दिन जो बचा हुआ है, इसमें जो हो सकता है वह सब होगा सैंपल स्पेस। तो क्या हो सकता है, ये जो 2 दिन बच गया वो हो सकता है संडे मंडे, या मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेडनेसडे, या वेडनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। यही 1 2 3 4 5 6 7 केस हो सकता है, यानी NS बराबर हो गया 7। जो 2 दिन बच गया वो 2 दिन लगातार है ना होगा, या तो संडे मंडे, ऐसा तो नहीं होगा कि संडे और वेडनेसडे हो जाए, नहीं, संडे मंडे होगा 2 दिन, या मंडे ट्यूसडे होगा, कंटिन्यूअसली होगा। जो 2 दिन बच गया वो 2 दिन इतवार सोमवार, या सोमवार मंगल, या मंगल बुध। अब कह रहा है कि संडे ही हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसको मानते हैं हम लोग इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालना हो उसको इवेंट कहते हैं। तो इवेंट में हम चुनेंगे कि कहाँ हमारा संडे आ रहा है। तो एक तो संडे मंडे वाला में भी संडे हो जाएगा, या फिर सैटरडे संडे बचेगा तब भी संडे हो जाएगा, यानी NE बराबर हो गया है आपका 2। तो हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी बराबर होगा NE बटा NS, यानी 2/7। यही आपका आंसर हो गया 2/7, जो आपका ऑप्शन क्या था भाई, 2/7, ये ऑप्शन सी था। अब देख लीजिएगा वीडियो बैक कर करके ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 45 नंबर प्रॉब्लम देखिए प्रोबेबिलिटी का। ये इंडिपेंडेंट इवेंट से सवाल है। पहला था क्या बोलो इसको, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
अभी है इंडिपेंडेंट इवेंट। कह रहा है माना कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 0.4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए आपको बस एक चीज़ कहेंगे, याद रखिएगा कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाए, इफ़ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ऐसे स्थिति में आपको याद रखना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, अगर यही रहता म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाता। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुना पी बी, और अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 0। ये दोनों में डिफरेंस है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट में। उसके बाद ये फॉर्मूला है, इसको तो आप याद रखेंगे ही कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है। अब आपको निकालना है पी ए यूनियन बी, यही आपको निकालना है पी ए यूनियन बी। तो हम रख देते हैं वैल्यू, या पहले थोड़ा और तोड़ देते हैं इसको, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर आप रख देंगे पी ए गुना पी बी, पी ए गुना पी बी। तो ये आपको मिल जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ था 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 0.4 माइनस 0.3 गुना 0.4, अभी हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12, 0.7 माइनस 0.12, तो ये कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 0.58, 58 2 60 10 70, यही आपका आंसर हो गया 0.58, जो आपका ऑप्शन क्या था, ऑप्शन ये है आपका ऑप्शन बी 0.58, ऑप्शन बी। इस सवाल को एक बार और देख लीजिएगा, यहाँ पर हम आपको बता देते हैं नोट कर करके कि अगर ए और बी इंडिपेंडेंट इवेंट ना हो करके म्यूचुअली रहता तब क्या होता। इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो तो ऐसे स्थिति में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा 0। इसको ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक 3 सवाल देखे प्रोबेबिलिटी का जो TRE 1 में पूछा गया था, काफ़ी आसान सवाल था। कुछ और सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, प्रोबेबिलिटी से एक सवाल और है, यानी 4 सवाल टोटल प्रोबेबिलिटी से पूछे गए थे TRE 1 में, फिर TRE 2 में भी बताएंगे आपको। 7 पुरुषों और 4 महिलाओं के एक समूह से 6 व्यक्तियों की एक समिति बनाई गई। समिति में ठीक 2 महिलाएं होने की प्रायिकता क्या होगी। मतलब 7 जेंट्स एंड 4 फीमेल्स में एक कमिटी बनाया गया है 6 लोगों का, जिसमें से ठीक 2 महिला होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक 2 महिला होनी चाहिए। तो पहले तो आप देखिए, ये जनरल प्रोबेबिलिटी है, इसमें +2 का ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। इसमें सबसे पहले आप जो गिवन डेटा है उसको आप एक जगह अरेंज कर लीजिए। पुरुष की संख्या यानी मेल है 7 और वोमेन महिला की संख्या 4 है, और इसमें से 6 की एक समिति बनाई गई है। अगर कोई कंडीशन नहीं रहता तो 7 और 4 11 में से हम लोग 6 चुन लेते, 6 चुन लेते। 11 में से 6 चुनने के तरीके होंगे 11C 6। लेकिन यहाँ शर्त दे रहा है। शर्त क्या दे रहा है भाई? शर्त दे रहा है कि ठीक 2 महिला होनी चाहिए। इसका मतलब जब 2 महिला है 6 में से, तो ये फिक्स्ड हो गया कि 4 जेंट्स होंगे, 4 जेंट्स होंगे, तभी तो 2 महिला हो पाएगी। मतलब यहाँ पर हुआ कि हम सबसे पहले चुन लेंगे
सैंपल स्पेस में टोटल यानी 6 गो को, और इवेंट में क्या चुनेंगे, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है, जो रिक्वायर्ड है वो चुनेंगे। यानी 7 और 4 11, और कमिटी यानी सिलेक्शन करनी है कितनी की, 6 की। तो जितने प्रकार से हो सकता है वह सब के सब वो हो जाएगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, टोटल है 11 में से चुना जाना है 6, तो 11C6। 11C6 को आप कह सकते हैं 11C5। यहाँ कम्बिनेशन का एक रिजल्ट लगता है NCR इज इक्वल्स टू होगा NCN-R। यानी 11 में से 6 चुने या 11 में से 5 चुने, बात बराबर हो जाएगा। 11 में से 6 चुने या 11 में से 5 चुने, बात उतना ही होगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 11C5 क्या होगा, 11C5, तो 11C5 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 11 को घटते हुए क्रम में ले जाइए 5 फैक्टर तक, 11 10 9 8 7, 1 2 3 4 5, और नीचे हो जाएगा 5 का फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। अब काट दीजिए इसको, 5 दूनी 10 काट दीजिए, 4 दूनी 8 काट दीजिए, 3 तिहाई 9 काट दीजिए। तो ये वैल्यू हो गया 11 × 3 × 2 × 7। अब इसको रहने देते हैं, और भी तो कटेगा। अब आते हैं हम NE में। NE यानी इवेंट, यानी जो रिक्वायर्ड है हमारा। रिक्वायर्ड क्या है कि 2 महिला होनी चाहिए। तो पहले हम महिला में से चुन लेते हैं। तो महिला कितनी थी, 4। तो 4 में से 2 चुनने के तरीके कितने, 4C2। बाकी और कितना चुनना है, 4 और, क्योंकि कमेटी तो 6 की है। यानी अब जो 4 बच गया वो चुनाएगा जेंट्स। तो जेंट्स कितने थे, 7। 7 में से कितने चुनाएंगे, 3। तो 7C3 नहीं 4, 6 चुनना था, 6। तो 2 चुने तो 4 और चुनाएगा, तो 7C4। अब 7C4 को ही हम 7C3 कह सकते हैं, क्योंकि NCR बराबर होगा NCN-R। यानी आप इसको कैलकुलेशन पर्पज से लिख सकते हैं 7C3। 7 में से 4 चुने या 7 में से 3 चुने, बात बराबर होगा। तो 4C2 मतलब 4 × 3/2। यहाँ 7 को 3 फैक्टर में जाएंगे, 7 6 5, नीचे 3 का फैक्टोरियल, 3 दूनी 6 काट दीजिए, 2 दूनी 4 काट दीजिए, 2 तिहाई 6 × 7 × 5। तो प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होगा, इसी 2 का रेशियो हो जाएगा, NE/NS। NE आपका कितना हो गया था, NE हो गया आपका 6 × 7 × 5, और NS कितना हो गया, NS देखिए आप निकाले हुए हैं, 11 × 3 × 2 × 7, 11 × 3 × 2 × 7, 3 2 जा 6 काट दीजिए, 7 काट दीजिए, तो बच गया आपका 5/11। यानी आंसर हो जाएगा 5/11, जो ऑप्शन है आपका A, ऑप्शन है A, 5/11। तो देख रहे हैं कितना साधारण सवाल पूछा जाता है। ये TRE 1 में था, TRE 2 में इसी के आसपास का सवाल पूछा गया है। वो हम इसको ख़त्म करने के बाद TRE 2.0 में जो सवाल आया है उसका भी डिस्कशन देंगे। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बार फिर से पुनः जितना सवाल बता दिया गया है 46 नंबर सवाल तक एक से एक बार बना लीजिए, अच्छा रिवीजन हो जाएगा।